दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे राइट टू रिकॉल के बारे में। साथ ही देखेंगे कि राइट टू रिकॉल से किस तरह से जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही में बढ़ोतरी होती है, राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया का क्या होती है। साथ ही इस वीडियो के अंदर राइट टू रिकॉल के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल पर रिसेंटली जो पोस्टेड वीडियोस हैं उनके लिंक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। दोस्तों राइट टू रिकॉल पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है। यदि आप यूपीएससी वगैरह या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से राइट टू रिकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर राइट टू रिकॉल के बारे में बहुत अच्छे से समग्रता से विश्लेषण किया गया है, जिससे यदि आप मुख्य परीक्षा के अंदर भी राइट टू रिकॉल से आपसे सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से आपको 150-200 शब्दों का बहुत ही बढ़िया कंटेंट अवेलेबल होगा, जिससे आप एग्जाम के अंदर इसका उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए राइट टू रिकॉल के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक बात किया जाए, जिससे आपको राइट टू रिकॉल के बारे में एक गहरी समझ विकसित होगी। आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आज न्यूज़पेपर के अंदर राइट टू रिकॉल के बारे में बहुत अच्छा जो है एनालिसिस दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर देखिए एक विकल्प देता है वापसी का अधिकार। भारतीय लोकतंत्र में एक सांसद या विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से नाखुश है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह सांसद या विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने का इंतजार करे। लेकिन दोस्तों राइट टू रिकॉल जो है ये एक ऐसा विकल्प आपको प्रदान करता है, ठीक है, जिससे आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके टाइम पीरियड उसके समाप्त होने से पहले भी राइट टू रिकॉल के माध्यम से उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट टू रिकॉल क्या है इसको समझेंगे। भारत में इस व्यवस्था का किस स्तर पर जो है प्रयोग हो रहा है, या राइट टू रिकॉल अपने यहाँ है या नहीं। तो यहाँ पर समझेंगे कि राइट टू रिकॉल होता क्या है। राइट टू रिकॉल क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पद से हटाने की शक्ति मतदाताओं को प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, राइट टू रिकॉल क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष की अवधि बीतने से पूर्व ही उनके पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है, मतदाताओं को प्राप्त है, यानी कि जिसने उनको जिता करके विधानसभा या संसद के अंदर भेजा है। दोस्तों वर्तमान के अंदर भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज के, स्थानीय निकायों के, जो पंचायती राज या नगर निगम के स्तर के होते हैं, उसमें राइट टू रिकॉल जो है लागू किया गया है। तो ये राज्य आप लोगों को याद रखना है, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक ना, और राजस्थान में राइट टू रिकॉल का अधिकार है स्थानीय निकायों के चुनाव के अंदर। दोस्तों इसे राज्य और केंद्रीय विधायिका के स्तर पर लागू करने की मांग भी लगातार जो है उठ रही है। अब राइट टू रिकॉल को समझते हैं कि ये किस तरह से विपक्षियों के लिए एक हथियार बन सकता है, राजनीतिक हथियार बन सकता है। दोस्तों राइट टू रिकॉल का अधिकार देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकारों को अस्थिर कर देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर सकता है। यदि मान लीजिए कि राइट टू रिकॉल के माध्यम से किसी संसद या विधानसभा सदस्य की सदस्यता 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले ही समाप्त कर दी गई तो क्या होगा, इससे एक जो है जन असंतोष जो है जरूर व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई असंतोष उत्पन्न होगा जनता राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने लगेगी। तो राइट टू रिकॉल का जो प्रयोग है वो बहुतायत में होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जरूर इससे व्याप्त हो जाएगा। दोस्तों हारे हुए जो उम्मीदवार होंगे, यदि किसी चुनाव के अंदर कोई जो उम्मीदवार हारते हैं, एक ही जीतता है आप जानते हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार हैं, इसका प्रयोग जो है जनता को मोबिलाइज करके एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में करने लगेंगे और जनता को विजयी उम्मीदवार के विरुद्ध क्या करेंगे, भड़का देंगे, ठीक है। इसके प्रयोग से बार बार चुनाव कराने पड़ेंगे और इससे सरकारी मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव आएगा तथा सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। बार बार चुनाव उम्मीदवारों को वापस बुलाने से मतदाताओं की मतदान में जो रुचि है एवं चुनावी भागीदारी में जो है
वो कमी आ सकती है। तो ये इसका एक विपक्ष में तर्क हो सकता है। आपसे कभी पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क लिखना होता है मेंस के एग्जाम के अंदर, तो आप विपक्ष में राइट टू रिकॉल के विपक्ष में ये तर्क दे सकते हैं कि इससे जो है राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो जाएगा, और हारे हुए उम्मीदवार जो है जनता को मोबिलाइज करके इसका उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में यूज करने लगेंगे। ठीक है, बार बार चुनाव कराने से मशीनरी पर जो है अतिरिक्त दबाव आएगा, सरकारी खजाने पर भी इसका जो है बोझ बढ़ेगा। तो ये 4-5 पॉइंट क्या करेंगे आप कि इसको लिख सकते हैं कि इसके जो है विपक्ष में ये आपका तर्क हो सकता है। साथ ही उम्मीदवारों को वापस बुलाने से मतदाताओं की मतदान में रुचि और जो चुनावी भागीदारी है वो कमी आ सकती है, ये विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। जैसे कि 5 साल में एक बार लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव होता है उसमें आप बड़े पैमाने पर जनता के अंदर एक उत्साह का माहौल देखते हैं। इसीलिए अपने यहाँ लोकतंत्र का पर्व माना जाता है चुनाव को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको विपक्ष में ये जो है एक मटेरियल जरूर अवेलेबल है कि आप राइट टू जो रिकॉल है उसके विपक्ष में ये तर्क दे सकते हैं। यहाँ 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया लिख सकते हैं। अब पक्ष में तर्क क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, जैसे चुनाव में कम होगा पैसों का बोलबाला, बढ़ेगी जवाबदेही। तो अब ये इसका विपक्ष पक्ष में तर्क है, यानी कि क्यों राइट टू रिकॉल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, वर्तमान में यदि मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से असंतुष्ट है तो उसके पास हटाने का कोई उपाय नहीं रहता, लेकिन राइट टू रिकॉल लागू होने से मतदाताओं के पास यह अधिकार हो जाएगा कि वे उस प्रतिनिधि को हटा सकेंगे जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन सकता है यहाँ से पक्ष में। इस तरह यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही को बढ़ावा देगी, पहला ही पॉइंट हो गया। दूसरा, दुष्कर्म एवं अपराधों में संलग्न अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनने की तरह उन्हें हटाने का भी जो है अधिकार जनता के पास हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। राइट टू रिकॉल लागू होने से चुनाव पर खर्च कम होगा, क्योंकि उम्मीदवारों को इस बात का डर रहेगा कि अगर वे अधिक पैसा खर्च करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उनको समय से पहले वापस बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट ऐसे मिले जो इसके पक्ष में है। तो सबसे ज्यादा पक्ष में ही तर्क लिखा जाता है। अगर आप मेंस वगैरह में प्रश्न लिख रहे हैं कोई, तो सबसे ज्यादा उसके पॉजिटिव पॉइंट पर प्रहार कीजिए, उसके बाद 2-3 पॉइंट जो है फ्रेम कर दीजिए विपक्ष में। तो यहाँ से आप 150 से 200 या 250 मार्क्स का वर्ड का आप आंसर यहाँ से आराम से सिर्फ इतने से लिख सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा राइट टू जो रिकॉल है उसके बारे में थोड़ा सा और आपकी समझ को गहरा बनाते हैं। न्यूज़पेपर की एक और कटिंग है जिसमें हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं 4 जून 2024 के, इस लोकसभा के 2024 में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातें करते हुए राइट टू रिकॉल के बारे में कुछ और मुद्दों को टच करने का प्रयास किया गया है। जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार घोषित किए जाएंगे, इससे साथ पता चलेगा कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लोकतंत्र में मतदाता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। पहले चुनाव में बड़े पैमाने पर मौजूदा सांसदों की हार भी इस तथ्य को रेखांकित करती है। ऐसे परिदृश्य में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था मतदाताओं को एक विकल्प देती है कि वे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा सके। भारत में राइट टू रिकॉल का विचार नया नहीं है। तो कब आया राइट टू रिकॉल का विचार, ये देखें तो 20वीं सदी के 8वें दशक में ही जो चुनाव सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, इन्होंने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग की थी। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, सोमनाथ चटर्जी जब थे तो उन्होंने भी राइट टू रिकॉल को लागू किए जाने की वकालत की थी। वर्तमान में दोस्तों चुनाव में धन बल और दूसरे अनैतिक साधनों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में राइट टू रिकॉल इन विसंगतियों पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि क्या राइट टू रिकॉल मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सशक्त हथियार साबित होगा। तो राइट टू रिकॉल से पॉजिटिव बात एक ये भी है कि जो जनप्रतिनिधि, आज आप जानते हैं कि लोकसभा अगर आपको लड़ना हो, लोकसभा का इलेक्शन लोकसभा का, तो आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 करोड़ रुपए चाहिए। लोकसभा का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं 20 से 25 करोड़, और एमएलए का लड़ रहे हैं तो आप 5 से 10 करोड़ का बजट बना के चलिए, क्योंकि ज्यादा ही हो जाता है, इससे कम नहीं होता। ठीक है, एक मिनिमम आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, जितना खर्च होता है, जितना राजनीतिक पार्टियां या जो उम्मीदवार होता है खर्चा करता है, उस हिसाब से मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ।
तो अब क्या होगा कि जो इतना ज्यादा पैसा जो है खर्च करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जाता है, हर स्तर पर राजनीति में नैतिकता भी गिराई जाती है, तो इससे क्या होगा, राइट टू रिकॉल से होगा कि इतना पैसा नहीं खर्च करेगा, क्योंकि उसको एक डर होगा कि यार कहीं चुनाव जो हम 5 साल के लिए चुन के तो जरूर जाते हैं, लेकिन बीच में ही अगर हमारे खिलाफ राइट टू रिकॉल पारित हो जाता है तो फिर तो हम वापस भी आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि धन बल का प्रयोग थोड़ा सा क्या हो, घटेगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एक आर्टिकल आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, पहले आंतरिक लोकतंत्र तो सुनिश्चित करे राजनीतिक पार्टी। ये बड़ा ही जबरदस्त एक लेख है, आप लोग इसको चाहे तो वीडियो पॉज करके जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने लायक है लेख। काफी निष्पक्ष तरीके से जगदीप छोकर जी द्वारा ये लेख लिखा गया है, जिसमें यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट आप देख सकते हैं संक्षेप में कि वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। टिकट कुछ नेताओं की मर्जी से दिए जाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की, मतदाताओं की परवाह जो है जनप्रतिनिधि भी नहीं करते। जब तक राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक किसी तरह के सुधार की उम्मीद करना बेईमानी साबित होता है। जैसे यहाँ पर एक प्रसंग का इन्होंने जिक्र किया था कि मुझे जहां तक मुझे याद है कि सारे के सारे दल अपने अपने चुने हुए विधायकों को वातानुकूलित बसों में बंद करके उनको कहीं दूर अच्छे विश्राम स्थल अथवा 5 या 7 सितारा होटल में ठहराने की तैयारी करते हैं। जैसे ही परिणाम घोषित होते हैं, नवनिर्वाचित विधायक प्रसन्नता पूर्वक इन वातानुकूलित बसों में बैठकर उन विश्राम स्थलों या होटलों में दिखाए जाने के लिए उत्सुक और उत्साहित दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है पता है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है हॉर्स ट्रेडिंग करती हैं। इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुआ, पता लगा कि 2 पार्टियां हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। तो पार्टी ए के 20 उम्मीदवार जीते हैं और पार्टी बी के 15 जीते हैं। अब पूरा जो मान लीजिए अगर बहुमत के लिए चाहिए 30 चाहिए, तो क्या होगा कि जिसके 20 जीते हैं और जिसके 15 जीते, तो 15 वाला तुरंत कोशिश करने लग जाएगा कि इस 20 में से खरीदा जाए, कौन कौन बिकेंगे। तो इस 20 में से बिकते भी हैं, तो जो बहुमत में होता है वो कई बार उसके सांसद कम हो जाते हैं, बिक जाते हैं, तो 15 वाला सरकार बना लेता है। तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, हालांकि ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों को स्वतंत्रता भी दी गई है, लेकिन इस तरह की कुछ चीजें जो है राजनीतिक जवाबदेही में कमी जरूर करती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो अच्छे से पहुंच करके जो है पढ़ लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेख इन्होंने लिखा है, जिससे राजनीति की जो तस्वीर है आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यही बात भारत के विधि आयोग कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में मई 1999 में भारत सरकार को समर्पित की गई रिपोर्ट में लिखी थी। लेकिन दुख की बात है कि 1999 से आज तक किसी भी केंद्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया है। तो राइट टू रिकॉल की बात जो है यहाँ पर की जा रही है कि विधि आयोग ने भी इस तरह का एक रिकमेंडेशन जरूर दिया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा राइट टू रिकॉल को संक्षेप में आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा के उसके बाद जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बातें लिखी हुई हैं जो आप समझ चुके हैं कि राइट टू रिकॉल क्या है। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है। नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उसके कार्यकाल से पहले बीच से ही पद से हटा सकता है यदि वे उनके काम से क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सके, जरूरत पड़ने पर उन्हें हटा भी सके। अब राइट टू रिकॉल का क्या उद्देश्य होता है, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराना और लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता की भागीदारी भी बढ़ाना होता है। प्रक्रिया क्या होती है इसकी, तो जनता एक पिटीशन फाइल करती है, याचिका दाखिल करती है, जिससे एक निश्चित संख्या में हस्ताक्षर जनता द्वारा होते हैं। आमतौर पर यह संख्या जो होती है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं के एक निर्धारित परसेंटेज के रूप में होती है। उसके बाद पिटीशन की वैधता की पुष्टि की जाती है। उसके बाद एक वोटिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यदि अधिकांश मतदाता प्रतिनिधि को हटाने के पक्ष में वोट कर दें तो उस प्रतिनिधि को पद से क्या होता है, हटा दिया जाता है और राइट टू रिकॉल जो है कि प्रक्रिया
समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? राइट टू रिकॉल नहीं है, ये पहले ही बताया जा चुका है। कुछ राज्यों के स्थानीय निकायों में है जो आपसे चर्चा की गई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में इस तरह से जो है राइट टू रिकॉल के माध्यम से प्रतिनिधियों को हटाने की व्यवस्था की गई है। जैसे यहाँ पर इसमें कुछ विवाद और चुनौतियों की बात की गई, तो इसमें क्या है कि पक्ष विपक्ष में कुछ तर्क आपको मिल सकते हैं। या राजनीतिक प्रणाली जो है दुरुपयोग और बदले की राजनीति का साधन बन जाएगी अगर इस तरह का होता है। विपक्ष में प्रक्रिया की जटिलता और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण इसमें इसे लागू करना कठिन हो जाएगा। बार बार चुनाव कराने से राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। कई देशों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के कुछ राज्यों में और वेनेजुएला में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। ठीक है, इन देशों के अनुभव से सीखा जा सकता है कि यह प्रणाली किस प्रकार कार्यान्वित होती है, इसके फायदे और नुकसान जो है क्या होते हैं। राइट टू रिकॉल के बारे में बात करें तो एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हालांकि इसे प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता जरूर होती है। तो दोस्तों, राइट टू रिकॉल के बारे में हमने आपसे विस्तार पूर्वक बात की, विभिन्न एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब आपको कितना राइट टू रिकॉल समझ में आया, कितना नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से अपना मत जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक आप चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।